अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। ये क्या हो गया चाचा जी को? गंभीर चोटें आई हैं जंग करते वक्त। तुम्हारी जंग, जो कि तुम्हें करनी चाहिए थी। तुम्हारे पिता की समाधि के बाद नागलोक की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, लेकिन क्योंकि तुम यहां नहीं थे तो तुम्हारे स्थान पर तुम्हारा कर्तव्य अनंतनाग निभा रहे थे। ये जंग लड़कर, वो भी नागलोक के अनजान दुश्मनों के खिलाफ। और देखो देखो क्या हाल हो गया इनका। तुम्हारे चाचा अब इस नागलोक की बागडोर संभालने के लिए सक्षम नहीं है, तो ये कर्तव्य अब तुम्हें निभाना होगा। मैं ही तुम्हें धरती पर छोड़ के आया था ताकि तुम अपने आप को स्वयं ढूंढ सको, और तुमने ढूंढ भी लिया। शेष नागिन से तुम्हारा मिलन भी हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि तुम इस नाग भूमि पर अपना कर्तव्य निभाने आओ। नहीं, मैं नहीं आ सकता। तुम्हें आना होगा। आप मेरी जिंदगी पे हुकूमत नहीं चला सकते। आप ही ने मुझे धरती पे भेजा था और अब आप चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊं। अब मैं धरती का हो गया हूँ। मेरा एक परिवार है, मेरा एक भाई था जो मेरा ख्याल रखता था, मेरी एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, कई सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर, मेरी बीवी है, मेरी संतान आने वाली है। मैं यहाँ नहीं आ सकता। वाह रघु वाह, अपने पारिवारिक बंधनों और मोह में कितने आसक्त हो, लिप्त हो देख सकता हूं मैं। लेकिन अगर जिम्मेदारियों की बात करते हो तो नागलोक के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी का क्या? कैसे भाग सकते हो अपनी जिम्मेदारी से, वो भी तब जब नागलोक को तुम्हारी इतनी आवश्यकता है। ये जख्म तुम्हारे थे लेकिन खाए इन्होंने। जब तक लड़ सकते थे ये लड़े, क्योंकि ये पूरे नागलोक को अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। और तुम कहते हो कि सिर्फ तुम्हारी बीवी और बच्चा ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर ये सब हुआ कैसे? ये अनजान दुश्मन था कौन? वो अनजान दुश्मन कौन था ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इन पर हमला हुआ, इनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। इस नागलोक का कोई राजा नहीं है। इस नागलोक को हत्याने के लिए ये सब किया गया। तो चाचा जी से कहिए कि राजपद त्याग दें। तुम समझते क्यों नहीं हो? हम 8 नागराज, तक्षक, वासुकी, महापद, पद, कुलिक, कारकोटक, शंख और मैंने शेषनाग को नागलोक का उत्तराधिकारी को चुना था। अब वो नहीं तो उनका वंशज, यानी कि तुम्हें यह कर्तव्य निभाना होगा। मैं कोई राजा नहीं हूँ। मैं एक साधारण सा जेवर चलाने वाला साधारण सा मालिक हूँ जो धरती पे अपनी दुकान चलाता है और चलाता रहेगा। मैं कल धरती पे वापस लौट जाऊंगा और आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगा। यदि ये नहीं चाहता तो इस पे दबाव मत डालिए। नागलोक मैं संभाल लूंगी। स्वर्णा बस, इस विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, तो अब और नहीं। और हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छी योद्धा हैं, लेकिन इस नागलोक के राजपाट को योद्धा की नहीं, एक राजा की आवश्यकता है। बिल्कुल, राजपाट संभालने के लिए इससे बेहतर और कौन ही मिलेगा, जिसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, हमारे बारे में नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि चाहता क्या है। स्वर्णा, मेरा जवाब अब भी नहीं है। जब मन परेशान हो ना तो कुछ खा लेना चाहिए। तुम? मैं मृगनैनी, तुम्हारी बहन, कब से तुम्हारा रास्ता देख रही थी। तुम्हें पता भी नहीं है कि कितनी देर तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया। भाई, चलो कोई तो है जो रघु की उदासी कम कर सकता है। बिना मिले ही चली जाएंगी भाभी? लगता है बहुत जल्द मेरा भतीजा या भतीजी आने वाली है, तो फिर हम सब एक साथ यहीं रहेंगे ना।
भाई को क्या हो गया? वो थोड़ा थक गए हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। मैं आती हूँ। क्या हुआ रघु? प्रार्थना, ये सब जो हो रहा है वो... हम धरती पे रहने वाले हैं, यही सोच रहे हो ना? हाँ, चाचा जी मेरे बदले लड़ने गए और इतने जख्म खा के आए। बाबा ने समाधि ली जिनसे आज तक मैं मिला भी नहीं हूँ, और मुझे अकेले छोड़ के उन्होंने समाधि क्यों ली? क्योंकि वो चाहते थे कि तुम अपनी किस्मत को खुद ढूंढो। प्रार्थना, ये मेरी किस्मत नहीं है। मुझे यहाँ नहीं रहना है, लेकिन क्या? मुझे ऐसा लगता है कि... क्या लगता है? कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, कि मुझे ये लोग कहीं से कहीं तक अपने नहीं लगते। बाबा ने समाधि ली और एक बार मेरे बारे में सोचा तक नहीं, बल्कि आज से पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे बाबा कौन है, और ये कालिया नाग मुझे नदी में छोड़ा है, और अचानक इतने साल बाद आके ये कहता है कि मैं इसे छोड़ के यहाँ जाऊं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ प्रार्थना? मैं नहीं आ सकता। और अगर मैं यहाँ के लिए बना हूँ, और अगर मैं इनका शेषनाग हूं, तो उन्हें कई साल पहले बता देना चाहिए था कि मैं कौन हूँ। कोई तो होगा जो मेरी परवाह करेगा। रघु देखो, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत हो। तुम चाहते हो ना कि हम धरती वापस लौट जाए, तो चलो उन्हें बता दो कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना। देखो रघु, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। चलो चलते हैं, मैं उनसे विदा लेके आता हूँ। गाजर का हलवा और गुलाब जामुन भी होना चाहिए। ठीक है, और कुछ? और हाँ, टेबल ने तो भूलना मत, प्रीति दीदी की फेवरेट है। ठीक। ओए, क्या चल रहा है ये सब? अरे कुक, इतने परेशान क्यों लग रहे? तुम दोनों मिलकर इनको परेशान कर रहे हो? हेलो ब्रदर, हम इन्हें परेशान नहीं कर रहे, काम देखकर खुद परेशान हो गए। आज रघु जीजू और प्रीति दीदी का लास्ट डे है ना, तो वो तो कल चले जाएंगे, तो हम कुक को उनकी पसंद का मेन्यू बता रहे हैं। गौतम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि प्रीति भाभी और रघु भाई हमें छोड़ के चले जाएंगे। सोनिया, यार प्रीति और रघु अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, उन्हें खुशी खुशी जाने दो। तुम्हें ऐसे अपसेट देख के ना वो लोग भी अपसेट हो जाएंगे। सेंटी मत हो। अब खड़े क्यों हो? जल्दी जल्दी हमारी हेल्प करो। तेरी क्या हेल्प करूं? तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? हाँ? जल्दी करो, रघु जीजू और प्रीति दीदी आते ही होंगे। ओके मैम। प्रीति दीदी, प्रीति दीदी, रघु जीजू, रघु जीजू। सरप्राइज! अरे ये सब क्या है? वो रघु भाई, एक्चुअली आप और भाभी कल सुबह चले जाओगे ना, तो हम सब ने सोचा क्यों ना आप दोनों के साथ एक आखिरी बार डिनर कर ले साथ में। प्रीति दीदी, आपके फेवरेट दही बल्ले। ओके गाइस, स्माइल। एक कमरा है शेषनागिन, जिसमें बहुत अजीब सी चीजें हो रही हैं। रघु, मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ गैर कानूनी गतिविधियों के अलावा कुछ ऐसा हो रहा है जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। प्रार्थना, क्या हुआ? तुम ठीक हो? बात कर सकते हैं? आप लोग खाओ, हम लोग फ्रेश होके आते हैं। हाँ बोलो, क्या हुआ? रघु, हम कुछ दिन बाद नागलोक नहीं जा सकते क्या? अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें नागलोक नहीं जाना? रघु, पता नहीं क्यों पर मेरा दिल कह रहा है कि हमारे देश पर कोई साजिश हो रही है, और ऐसे में देश को छोड़ के जाना। प्रार्थना बस,
तुम्हारे कहने पे मैं उस गुप्त कमरे में गया, उसकी छानबीन भी की जहाँ वो प्रयोग था, और पुलिस को कह के वो कमरा सील भी करवा दिया। कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, पर मैंने भी तो कहा ना कि उस कमरे में कुछ ऐसा है जो पर हमें दिख नहीं रहा। अगर पापा ने चिट्ठी में लिखा है कि देश पर संकट आने वाला है, तो वो संकट पुलिस की तहकीकात से भी परे है। प्रार्थना प्लीज, तुम्हें एक बरसों पुरानी चिट्ठी क्या मिल गई, तुम उस पर अंधविश्वास कर बैठी। माना तुम्हारे बाबा हमेशा सही होते थे, लेकिन जब वो थे अब वो नहीं है। तो हो सकता है उन्होंने चिट्ठी में जो लिखा हो वो सच ना हो। रघु, मेरे पापा को गलत साबित करने की कोशिश मत करना। वो एक सच्चे देशभक्त थे। उनकी भविष्यवाणी पत्थर की लकीर थी। वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है तो मत दो, पर मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। प्रार्थना बहुत जिद हो गई, अब कुछ नहीं। हम कल नाग लोग जा रहे हैं, ठीक है? नहीं। क्या हुआ? आराम से बैठो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानो। मैं सिर्फ तुम्हारे और अपने बच्चे का भला चाहता हूँ। प्रार्थना, तुम माँ बनने वाली हो, प्लीज अपने बच्चे के बारे में सोचो। अब चुनने का वक्त आ गया, या तो तुम्हारा कर्तव्य या हमारा बच्चा। मुझे पता है तुम शेष नागिन हो, तुम्हारी देश के प्रति जिम्मेदारियां, लेकिन अगर उसकी वजह से हमारे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम थोड़ी देर आराम करो। कल हमें ब्रह्म मुहूर्त के पहले नागलोक पहुंचना है। मुझे मेरे संतान की फिक्र है रघु, पर उतनी ही फिक्र मुझे मेरे कर्तव्य की भी है। प्रार्थना, तुम वही करो जो रघु तुम्हें कह रहा है। रघु, तुम और तुम्हारा बच्चा, बस यही है तुम्हारी जिंदगी। नहीं प्रार्थना, तुम्हारी खुशी से बढ़कर है तुम्हारा देश। जरा सोचो, अगर तुम नागलोक चली गई और तुम्हारे जाने के बाद हमारे देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ गया तो क्या करोगी? नहीं, तुम इसकी बात मत सुनो। तुम नागलोक जाओ, वहां तुम, रघु और तुम्हारा बच्चा, तीनों की जिंदगी एकदम सुरक्षित है। देश की रक्षा भी जरूरी है प्रार्थना। जरा अपनी माँ के बारे में सोचो, याद करो क्या कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे देश के लिए। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। हे शिव जी, आज एक बहुत बड़े धर्म संकट में हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अपने देश के संकट से लड़ूं या अपने बच्चे को संकट से बचाऊं और नागलोक जाऊं।